नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे ट्रेनर पर। आज मैं सांख्यिकी से संबंधित इंट्रोडक्शन पार्ट से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके संगणक एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारे सभी प्रश्नों को। सबसे पहला है, कौन सा कथन असत्य है? सांख्यिकी को लैटिन शब्द स्टेटस से उत्पन्न किया गया है। सांख्यिकी को इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से उत्पन्न किया गया है। सांख्यिकी को फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक्स से उत्पन्न किया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है दोस्तों, सांख्यिकी को बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक्स से उत्पन्न किया गया है। ये गलत जवाब है, क्योंकि स्टैटिस्टिक वर्ड पहली बार इस्तेमाल जो हुआ था वो हुआ था ये जर्मनी में। ठीक है, मतलब ये फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये जो वर्ड है जर्मन का शब्द है। फ्रेंच का है स्टैटिस्टिक्यू। ठीक है, फ्रेंच का कौन सा भैया? स्टैटिस्टिक्यू इसका सही था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जनगणना करवाई थी अकबर ने, फराओ ने, कौटिल्य ने और इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैसे तो अगर बात की जाए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को पहली बार कौटिल्य ने जन्म मृत्यु संबंधित आंकड़ों का समंकों का संग्रह करवाया था। पर अगर मैं बात करूँ प्रथम जनगणना के बारे में, तो प्रथम जनगणना फरोह ने मिस्र में करवाई थी सबसे पहली बार। तो इसका आंसर होगा फरोह कहाँ पे कराई थी? मिस्र में करवाई थी। और प्रथम बार इसके आंकड़े जो कहते हैं ना स्टैटिस्टिकल आंकड़े वहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट है, सही युग्म को पहचानिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन स्टैटिस्टिक्स, लैटिन स्टैटिस्टिक्स, इटालियन स्टेटस एंड फ्रेंच स्टैटिस्टिक्यू। तो दोस्तों लैटिन से निकल के आया था आपके स्टेटस। ठीक है, तो ये दो बी जो आ रहा है, ए जो जर्मन से आया था आपके स्टैटिस्टिक्स। तो इसका सही जवाब होगा मैं फिर से बता रहा हूँ, जर्मन से आया था स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गया ए का 2। लैटिन से आया था स्टेटस 3। इटालियन से आया था स्टैटिस्टिस्टा एंड फ्रेंच से आया था स्टैटिस्टिक्यू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सांख्यिकी परिणात्मक समंकों के रूप में परिभाषित है। परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव की बात की जाए, एक वचन, बहुवचन, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं समंकों के बारे में सांख्यिकी परिणात्मक रूप में, तो ये अपने आप में क्या है? बहुवचन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सांख्यिकी संबंध रखता है गुणात्मक सूचनाओं से, मात्रात्मक सूचनाओं से, ए और बी दोनों, ए या ब या दोनों। तो सांख्यिकी का जो संबंध है दोस्तों, वो दोनों ही तरह के सूचनाओं से संबंधित है। वो क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और ब। ऑप्शन नंबर डी, ए और ब। सांख्यिकी को काम में लाया जाता है कहाँ पे? अर्थशास्त्र में, व्यावसायिक प्रबंध में, वाणिज्य और उद्योग में, या इन सभी में। दोस्तों सांख्यिकी का प्रयोग इकोनॉमिक्स में भी होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अंकेक्षण परीक्षण में सांख्यिकी विधियों का उपयोग नहीं किया जाता। यह प्रश्न, ये जो कथन है वो सत्य है, गलत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंकेक्षण परीक्षण में यानी ऑडिटिंग के अंदर हम सांख्यिकी विधियों का उपयोग नहीं की जाती है बोल रहा है। तो ये बात गलत है, अंकेक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं। सांख्यिकी में विभ्रमों की संख्या है। सांख्यिकी विभ्रम क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इसमें दो होते हैं, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। तो कुल विभ्रम के कितने होते हैं? इसमें दो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी। इसमें दो तरह के आपको विभ्रम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे, हमारी जो पेज है उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बिना समय गंवाए आप हमारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिकतम लोगों तक शेयर भी कर दीजिए बिना समय गंवाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सांख्यिकी के ही आगे शब्द प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन दृष्टि से, तो कृपया इसको, इन प्रश्नों को आप समझ लें और इन सभी प्रश्नों को आप प्रॉपरली अप्लाई भी कर लें। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। इसको हम बढ़ रहे हैं आगे बिना समय गंवाए। चलिए एक गुण तत्व होता है, एक गुणात्मक लक्षण है, मात्रात्मक लक्षण है, मापांकीय लक्षण है, या ये सभी। देखिए जब भी मैं बात करता हूं गुण तत्व की, तो ये अपने आप में एक कोरिलेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट। एक व्यक्ति की वार्षिक आय है, एक गुणात्मक है, विखंडित चर है, सतत चर है, या ब और से दोनों। तो देखो व्यक्ति की जो आय होती है, ठीक है, वो हमेशा एक विखंडित चर होती है, बस उसके नंबर्स में हम लिख सकते हैं। तो उसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये विखंडित चर है। एक छात्र के अंक निम्न उदाहरण है। छात्रों के अंक कैसे होंगे? एक विखंडित चर के रूप में होंगे। इसमें वही पूछ रहा है, एक गुण तत्व है, विखंडित चर है, सतत चर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक विखंडित चर है। एक छात्र की राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पोतेटियन है, नेपाली है, म्यांमार का है, तो ऑब्वियसली एक गुण तत्व है। इसके ऑप्शन थे, ये गुण तत्व है, सतत चर है, विखंडित चर है, या ए और से दोनों। तो ये एक गुण तत्व है दोस्तों। क्या है ये? गुण तत्व है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पीने की आदत है, आप समझ सकते हैं क्या पीने की आदत है। तो ये अपने आप में क्या है? एक फिर से गुण तत्व है। जब भी हम पीने की बात करेंगे, खान पान की बात करेंगे, किसी विशिष्ट चीज के सेवन की बात करेंगे, तो ये एक गुण तत्व में काउंट होता है। एक फूलों की पंखुड़ियों की संख्या एक उदाहरण है, एक सतत चर का, एक विखंडित चर का, एक गुण का, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब भी फूलों की बात की जाएगी और उसके बारे में चर्चा की जाएगी, तो ये एक विखंडित चर का उदाहरण है। एक बच्चे का लिंग उदाहरण है, एक चर का, खंडित चर का, एक सतत चर का, या एक गुण का। तो ऑब्वियसली लिंग की बात आ गई, एक पर्टिकुलर किसी विशेषता की बात आ गई, तो ये गुण का उदाहरण है। एक फूल का रंग का उदाहरण है, एक गुण, एक चर, एक खंडित चर, एक सतत चर। तो ऑब्वियसली ये एक गुण का उदाहरण है। एक परिणात्मक लक्षण के रूप में जाना जाता है, एक गुण, एक चर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम परिणात्मक लक्षण की बात करते हैं, अपने आप में क्या है? एक वेरिएबल है, और ये परिणात्मक लक्षण ही क्या है? एक चर है। तो इसका सही जवाब होगा एक चर, इसका सही जवाब होगा। आई होप कि प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंशों के वितरण निम्न आवृत्ति वितरण का उदाहरण है। अंशों का जो वितरण होता है, जो शेयर प्राइसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसका एग्जाम्पल है? एक विखंडित चर का, एक सतत चर का, एक गुणज का, ये ए और से दोनों। तो दोस्तों अंशों का जो वितरण होता है, एक नंबर्स होते हैं, ये एक विखंडित चर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जनगणना की रिपोर्ट से धर्म पर एकत्रित डेटा होता है प्राथमिकी, गौण, सैंपल या ए व ब दोनों। तो दोस्तों जनसंख्या रिपोर्ट में धर्म पे जो आधारित एक डेटा है, नो डाउट कि प्राथमिकी तो है, पर उसको हम इसको गौण डेटा मानते हैं। गौण डेटा मतलब वो डेटा जो कि इम्पोर्टेंट तो है, पर कहीं ना कहीं वो उसको हम यूज नहीं करते, तो ये गौण डेटा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एक मापांकन टेप से अपनी ऊंचाइयों की नाप कर रिकॉर्ड करने के बाद छात्र को एक ग्रुप में ऊंचाइयों पर एकत्रित डेटा क्या होता है? हम पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्राथमिकी डेटा का एग्जाम्पल है। किसका डेटा का एग्जाम्पल है? ये प्राथमिकी डेटा का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एक प्राथमिकी डेटा निम्न विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है: साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी से हम आप और मैं डेटा एकत्रित करते हैं। कौन सा? प्राथमिकी समंकों का, प्राथमिकी डेटा का। ठीक है, फिर जब भी प्राथमिकी समंकों के डेटा कलेक्शन की बात की जाती है, तो वहाँ पे मुख्य रूप से साक्षात्कार विधि आती है, प्रश्नावली विधि आती है, अवलोकन विधि आती है। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? प्राथमिकी डेटा को कलेक्ट करने के एग्जाम्पल्स हैं। प्राथमिकी डेटा एकत्रित करने की सबसे तेज विधि है टेलीफोन साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा और ये निम्न सभी। दोस्तों अगर मैं व्यक्तिगत साक्षात्कार करता हूँ उसमें समय लगता है, अप्रत्यक्ष में भी समय लगता है। सबसे तेज विधि कौन सी है दोस्तों? सबसे तेज विधि है टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से हम सबसे तेजी से डेटा कलेक्ट करते हैं। प्राकृतिक आपदा की दशा में डेटा एकत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है। प्राकृतिक आपदा की दृष्टि में जब भी प्राकृतिक आपदा आती हैं, तो वहाँ पर जो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार है या प्रश्नावली है या प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है, इन सब में जो सर्वोत्तम है वो कौन सी है? व्यक्तिगत साक्षात्कार। रेल दुर्घटना की दशा में डाटा संकलन की सबसे उपयुक्त विधि है। अगेन रेल दुर्घटना हुई है, एक दुर्घटना जब भी होती है तो वहाँ पर हम अप्रत्यक्ष साक्षात्कार को सबसे सर्वोपरि मानते हैं जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डाटा संकलन के लिए कौन सी विधि सबसे व्यापक क्षेत्र में समावेश करती है? कौन सी विधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? डाटा संकलन में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा व्यापक है? तो इसमें ऑप्शन है आपके टेलीफोनिक विधि, टेलीफोनिक इंटरव्यू, डाक द्वारा प्रश्नावली, अप्रत्यक्ष विधि और ये सभी। तो सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो आती है सर्वे थ्रू मेल। ठीक है, तो मेल या डाक विधि द्वारा जो सर्वे किया जाता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा काम आने वाली विधि है। नेक्स्ट है गौण डेटा का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब गौण डेटा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कौन कौन से भैया? अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय तथा प्राथमिक स्रोत, निजी और प्राथमिक स्रोत, और बात की जाए तो सरकारी स्रोत। तो गौण डेटा का सबसे जो बेनिफिशियल है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी स्रोत से हम गौण डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे बताई। आई होप कि जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत बहुत काम की है। इज इट क्लियर टू ऑल ना? मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। मैं एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको मज़ा आएगा समझने में। नेक्स्ट देखते हैं संकलित डाटा की आंतरिक संगतता की जांच की जा सकती है जब आंतरिक डाटा दिया जाए, बाहरी डाटा दिया जाए, दो या दो से अधिक श्रेणी दी जाए,
या अनेक संबद्ध श्रेणी दी जाए, मतलब कि जो भी आपके पास स्टोर डाटा है उसको हम चेक कराते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सी चीज़ सबसे उपयुक्त है कि अनेक संबद्ध श्रेणियां जब दी जाएंगी तो आपका कंपेरिजन करना आसान होगा। डाटा की शुद्धता तथा संगतता को सत्यापित किया जा सकता है आंतरिक जांच से, बाहरी जांच से, गहन जांच से या ए और बी दोनों। तो डाटा की शुद्धता की जांच जो की जा सकती है वो ए और बी दोनों तरीके से की जा सकती है। यानी ऑप्शन नंबर बाहरी ए और बी दोनों बाहरी जांच से और गहन जांच से। तो इसमें जो सबसे पर्याप्त है वो गहन जांच से डाटा की शुद्धता और संगतता की जांच की जाती है। भूकंप की दशा में आंकड़े एकत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है। भूकंप की दशा में, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं में जो सर्वोत्तम विधि होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसमें ऑप्शन है प्रश्नावली, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार और इनमें से कोई। तो करेक्ट आंसर विल बी व्यक्तिगत साक्षात्कार। प्राथमिक आंकड़ों के संपादन में प्रश्नावली में समाहित सूचना होनी चाहिए, संपूर्ण, संगत, सटीक या उपयोग सभी। तो देखो, प्राथमिक आंकड़े जब भी हम संपादन करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, तो प्रश्नावली में जो सूचना होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए, मतलब कि लिंक होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों इसके सही जवाब है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यदि पहले से संग्रहित किए गए आंकड़ों कि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं तो ऐसे आंकड़ों को आंकड़ों का रूप में जाना जाता है। तो पहले से संग्रहित आंकड़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी नई रिसर्च में तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े। तो इसका करेक्ट जवाब होगा सेकेंडरी डेटा नहीं द्वितीयक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जनगणना प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकता पर संग्रहित आंकड़े हैं। अगेन, अल्पसंख्यकता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास आंकड़े हैं और उनसे भी आप एक नए आंकड़े निकाल लेते हैं। या बेसिक इसके एग्जाम्पल होंगे, गौण डेटा के एग्जाम्पल होंगे और ये द्वितीय आंकड़ों के एग्जाम्पल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जनसंख्या प्रतिवेदन से लिए गए लिंगानुपात संबंधी आंकड़े होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक, द्वितीयक, खंडित और सतत। अगेन, अल्पसंख्यकता की बात करूं, धर्म की बात करूं, मैं बात करूं लिंगानुपात की बात करूं, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों में से मैं कुछ नई रिसर्च करके निकाल रहा हूं तो क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है। तो करेक्ट जवाब क्या होगा इसका भी? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक आंकड़े। इंटरनेट से प्राप्त डेटा होता है प्राथमिक, द्वितीयक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अगेन, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी हमें आंकड़े होते हैं वो सभी किस में काउंट होते हैं? द्वितीयक आंकड़ों में काउंट होते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण में पहला, आंकड़े संख्यात्मक अभिव्यंजन के योग्य नहीं है, सूचक और प्रत्यक्ष रूप से पहुंच वांछनीय यह संभव नहीं है, आंकड़े पुस्तकों में संग्रहित किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण जो किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो आंकड़े लिए जाते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं कि सूचना को प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाना मुश्किल होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि जो मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लगातार बने रहें और जल्दी से आने अगली वीडियो के लिए भी आप वेट करें। लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी इतना काफ़ी, धन्यवाद।